नमस्कार, स्वागत है आपका। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। बिहार में चुनावी प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। रैली और जनसभाओं के बीच अब जनता को रिझाने के लिए वादों का दौर शुरू हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होगा। पहले चरण में 6 नवंबर को वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी। वहीं एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि एनडीए 30 अक्टूबर को अपना घोषणा पत्र जारी करेगा। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह इसे जारी करेंगे। इसमें एनडीए के सभी सहयोगी दलों के घोषणा पत्र की प्रमुख बातों को शामिल किया जाएगा। बिहार को शैक्षणिक और औद्योगिक हब बनाने पर जोर होगा। युवाओं को रोजगार देने के लिए कई बड़ी योजनाओं का भी ऐलान हो सकता है। तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए अब अपने घोषणा पत्र का ऐलान करने जा रही है, जिसमें 30 अक्टूबर को ऐलान किया जाएगा। और क्या क्या घोषणा पत्र में इस बार खास एनडीए के होता है, ये हालांकि देखने वाली बात होगी। लेकिन जाहिर तौर पर महिलाओं पर फोकस होगा, युवाओं के रोजगार पर इसमें बात की जाएगी और जिस तरीके से बिहार को कैसे एक बेहतर प्रदेश बनाया जाए इस पर फोकस होगा। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि 30 अक्टूबर को जो एनडीए का घोषणा पत्र जारी होने वाला है उसमें क्या कुछ खास होगा। और इसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी मेरे साथ जुड़ गए। रमेश जी, जिस तरीके से अब 30 अक्टूबर को एनडीए का घोषणा पत्र जारी होने वाला है, क्या लगता है किस तरह से लोक लुभावने वादे उसमें किए जाएंगे? देखिए, आज जो इंडिया गठबंधन का वो भी जारी होने वाला है, उसका पैरेलल और देखेंगे उनमें क्या क्या चीजें हैं। तो उसकी समीक्षा करने के बाद में एनडीए अपना घोषणा पत्र बना चुकी है या कुछ चीजें और ऐड ऑन करेंगे। लेकिन जैसे आपने कहा कि लोक लुभावन जो भी वादे हैं, उसकी पहली तस्वीर तो देखो एनडीए ने दिखा दी है कि जब तारीखों की घोषणा भी नहीं हुई थी उससे पहले ही बिहार में तकरीबन 75 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए भेजना उन्होंने शुरू कर दिया है। क्योंकि देखिएगा, एक चीज आपको मानना होगा और तथ्यात्मक तौर पे बिहार में आधी आबादी महिलाओं वोटिंग के दिन सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर भाग लेती है। तो सभी दलों की, चाहे एनडीए हो या गठबंधन की राजनीति करने वाले लोग हो, सभी अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के इर्द गिर्द ही रहेंगे। उनको लुभाएंगे, उनके लिए सौगातें देंगे, पैसे से लेके नौकरी, हर तरीके के वादे किए जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जो पिछली बार जो चुनाव हुआ था 2020 में, तो उसमें 40% महिलाओं की जो आबादी थी, वोटिंग कह लें आप, तो वो एनडीए के पक्ष में गया था। तो इस लिहाज से अगर ये 40% आबादी किसी भी दल या किसी भी सियासी की तरफ मूव करती हैं, तो उनका जीतना, सरकार बनना बिल्कुल तय है। बिल्कुल। तो उसी 40% वोटिंग समूह की तरफ एनडीए का मत रहेगा, एनडीए की सोच रहेगी, विमर्श भी उसी पे होगा। उसी के इर्द गिर्द अपना घोषणा पत्र बनाएंगे, जिसको शायद घोषणा पत्र अभी लोग नहीं कहते हैं, विकसित बिहार का नाम दिया जाएगा, जो अभी तक आ रहा है। कोई इस तरीके के नाम के साथ में वो बाहर लेके आएंगे। यानी कि समझा जाए कि जो एनडीए का घोषणा पत्र होगा, विकसित बिहार की झलक उसमें होगी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कितना विकसित बिहार की झलक इस बार एनडीए के घोषणा पत्र में देखने को मिलता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया रमेश जी आपका इस पर चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि हालांकि आज इंडिया ब्लॉक के घोषणा पत्र को सभी को इंतजार, और इसी बीच 30 अक्टूबर को अब एनडीए का घोषणा पत्र साफ तौर पर सामने आएगा, जिस पर देखने वाली बात होगी कि जो इंडिया वर्सेस एनडीए का जो घोषणा पत्र सामने आता है चुनाव से पहले, इसमें जनता किसके घोषणा पत्र पर विश्वास करती है, किसे शीर्ष की सत्ता पर बिठाती है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जन स्वराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर मुश्किल में फंस गए हैं। चुनाव आयोग ने उन्हें 2 राज्यों की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने के मामले में नोटिस जारी किया। आयोग ने प्रशांत किशोर से 3 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। इस नियम का उल्लंघन होने पर 1 साल की सजा, जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत किशोर का नाम पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों जगहों की वोटर लिस्ट में मौजूद है। बंगाल में उनका नाम कोलकाता के 121 कालीघाट रोड के पते पर दर्ज है। ये वही पता है जहां पर तृणमूल कांग्रेस का मुख्यालय है और ये इलाका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र का भवानीपुर में आता है।
बताया जा रहा है कि जब 2021 में पीके ने ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीति बनाई थी तब उनका नाम वहीं पर दर्ज हुआ था। वहीं दूसरी ओर बिहार के रोहतास जिले के कोवर गांव की वोटर लिस्ट में भी प्रशांत किशोर का नाम शामिल है। ये उनका पैतृक गांव है जो कि करगर विधानसभा क्षेत्र में आता है। और अब जो ईसी का नोटिस प्रशांत किशोर को मिला है, इससे मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक आलोक पांडे जी जुड़ गए। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका दिल्ली 24 भारत पर। नमस्कार। बिल्कुल आलोक जी, जिस तरीके से अब बिहार में जो हालांकि चुनावी सरगर्मी दिखाई पड़ रही, लेकिन इसी बीच जो प्रशांत किशोर को अब ईसी का नोटिस पहुंचा है, कैसे इसको देख रहे हैं? बिल्कुल, अगर प्रशांत किशोर ने इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म नहीं किया है और 2 जगह उनका नाम है, तो निश्चित बात है उनके लिए अब इसका उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के अपराध में या इस तरह की जो त्रुटि में इसमें 1 साल की सजा या जुर्माना या दोनों है। तो पीके ने अगर ये गलती की है, इलेक्शन कमीशन को ये अपना नाम हटाने के लिए इन्फॉर्म नहीं किया है, तो ये 2 तरह से नुकसान करेगा। एक तो बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और एक तीसरे एंगल के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे हैं जो एनडीए और यूपीए से अलग है। तो इस चुनावी माहौल पर पीके को कम से कम अभी त्वरित जो एक नुकसान होगा कि वो कानून न मानने वाले सिटीजन के रूप में जाने जाएंगे। हालांकि पीके की ओर से सफाई आई है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म किया है। तो देखना ये है कि पीके कितना सच बोल रहे हैं। अगर उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म किया है, तो फिर पीके के लिए कोई नुकसान की बात नहीं है। चलिए, हालांकि प्रशांत किशोर ये जरूर कह रहे हैं कि उन्होंने जो है जानकारी दी है, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से आलोक जी अक्सर जो है चुनाव आयोग पर आरोप लगते रहे हैं, तमाम जो है कि बीजेपी के इशारों में काम करती है या फिर जो है पक्षपात के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन ठीक चुनाव से पहले अब इस तरीके से जो कार्रवाई हुई है, इसको कैसे समझा जाए, कैसे देखा जाए? क्योंकि ठीक चुनाव से पहले क्या चुनाव आयोग को इस तरह की चीजें जो है दिखती है, याद आती हैं? नहीं, इसमें देखो ऐसा है, चुनाव आयोग ने ये कहा है कि क्योंकि ये मुद्दा अखबारों में छपा है, बहुत बार नोटिस नहीं आता, बहुत बड़ा देश है और इलेक्शन कमीशन को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो बेनिफिट ऑफ डाउट तो इलेक्शन कमीशन को देना होगा। जब भी कोई मुद्दा चर्चा में आता है, जैसे पीके का मुद्दा किसी अखबार में चर्चा में आया कि पीके 2 जगहों पर, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने उसे नोटिस लिया कि भाई क्या बात है। तो इसमें इलेक्शन कमीशन को ये नहीं कहा जा सकता कि वो बीजेपी के एजेंट के रूप में, जब भी जो सत्तारूढ़ दल है, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस के लिए ऐसे आवाजें उठती थी कि इलेक्शन कमीशन कांग्रेस के लिए काम करता है। बीजेपी सत्तारूढ़ दल तो विपक्ष इस तरह के आवाजों को उठाता रहता है। मेन बिंदु ये है कि इलेक्शन कमीशन को जब ये पता चला कि पीके एक जगह से ज्यादा 2 जगहों पर अपना वोटर लिस्ट में नाम रखे हैं, तो उन्होंने नोटिस जारी किया। अब सफाई देने की बारी पीके की है। अगर उन्होंने वाकई कोई नाम कटाने के लिए एप्लीकेशन दिया है, तो फिर सांस को ये आज नहीं, इलेक्शन कमीशन को मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल, सांस को आज नहीं। ये जांच किए बगैर कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे नोटिस जारी कर दिया कि पीके ने कोई एप्लीकेशन दी है कि नहीं। और अगर पीके ने एप्लीकेशन नहीं दिया है तो फिर पीके को बहुत सारी प्रॉब्लम राजनीतिक रूप से। अगर आलोक जी प्रशांत किशोर ने एप्लीकेशन नहीं दी है, जानकारी अगर ईसी के पास नहीं है, तो ऐसे में क्योंकि जिस दमखम से प्रशांत किशोर जो है बिहार में अपनी चुनावी सभाओं को कर रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, उसमें कितना फर्क पड़ जाएगा? देखिए ये पीके का चुनाव एक तरह से देखें तो मॉरल बेस्ड है, नैतिक आधार पर है, पहला चुनाव है, और इसमें वो सिर्फ मॉरल आधार पर, कोई परफॉर्मेंस के आधार पर तो नहीं जा रहे, मॉरलिटी और नैतिकता के आधार पर जा रहे हैं। और अगर पीके ने वाकई ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो उनकी नैतिकता पर फिर से प्रश्न खड़ा होगा। और देश की जनता अरविंद केजरीवाल का भी जला तो पूरा फूक फूक के मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, पीके का जला कौन बर्दाश्त करेगा? क्योंकि पीके एक बात तो और भी वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस आधार पर उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं पर अपने ग्राउंड को कमजोर किया। अब अगर ये ग्राउंड भी उनके ऊपर बनता है कि उन्होंने कानून का नियमों का उल्लंघन किया है, तो उसका विपक्ष पूरा फायदा उठाएगा। ये लॉ अबाइडिंग सिटीजन भी नहीं है, ये व्यक्ति कानून को भी नहीं मानता, जो कि अलग अलग पार्टियों को सलाह देने वाला बंदा है, कोई बेवकूफ तो है नहीं।
उसे पता है कि देश का कानून कैसे काम करता है। चलिए आलोक जी, तो बड़ी बात आपने कही कि जो है मोरालिटी का चुनाव है, और अगर किसी भी तरीके से कोई आरोप प्रशांत किशोर पर लगते हैं तो उनकी नैतिकता पर बड़े सवाल खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि बिहार में जिस तरीके से जन स्वराज पार्टी अपना दबदबा बनाने की कोशिश करे, इसी बीच अब जो मुश्किल बढ़ती हुई प्रशांत किशोर के दिखाई पड़ रही है, कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते हैं कि अगर प्रशांत किशोर की तरफ से झूठ बोला गया है तो उनकी नैतिकता पे, मोरालिटी पर जो है एक बड़ा सवाल और धब्बा साफ तौर पर कह सकते हैं चुनाव से पहले खड़ा हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाम इंडिया गठबंधन की चुनावी लड़ाई अब बेहद दिलचस्प होने जा रही है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में कूद पड़े हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी बिहार चुनाव प्रचार को धार देने बिहार पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए 3 नवंबर को बिहार पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए जनसभा करेंगे और उनके समर्थन में वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में अखिलेश यादव, डिंपल यादव के अलावा सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान, अफजाल अंसारी, इकरा हसन, प्रिया सरोज और सांसद राजीव राय समेत 20 अन्य बड़े चेहरे इसमें शामिल हैं। तो महागठबंधन के लिए जो है प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। चुनाव प्रचार में धार देने के लिए जो है आपको बताएं कि 3 नवंबर को बिहार दौरे पर जाएंगे अखिलेश यादव, जिसमें महागठबंधन प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे, वोट की अपील करेंगे और बिहार में सरकार बनाने के लिए जो है जनता से जो है मांग की जाएगी। तो बिहार में आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव का जो है काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पहले चरण का चुनाव बहुत नजदीक और ऐसे में जो है अब सियासी और धुआंधार प्रचार प्रसार करने के लिए तमाम नेता अलग अलग राज्यों से जो है प्रचारक के तौर पर बिहार में पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि महागठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक के पक्ष में वोटों की अपील करने के लिए अखिलेश यादव बिहार जाएंगे, जहां पर 3 नवंबर को बिहार दौरे के दौरान जो जनसभा को संबोधित करेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की अपील जनता से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की शर्तों की मंजूरी दे दी गई है, यानी कि कार्यक्षेत्र अध्यक्ष और सदस्यों के नाम तय कर लिए गए हैं। इस आयोग की सिफारिशें लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, जिनमें रक्षा सेवा कर्मी भी शामिल हैं, और करीब 69 लाख पेंशन भोगियों को कवर करेगी। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा और अपनी स्थापना की तारीख से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। आयोग में एक चेयरपर्सन, एक सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। अगर आवश्यक हुआ तो आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने पर किसी भी विषय पर अंतिम रिपोर्ट भी सरकार को भेज सकता है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष बनाई गई हैं। IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के सचिव पंकज जैन सदस्य होंगे। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू कर दी जाएंगी। वहीं 8वां केंद्रीय वेतन आयोग एक स्थायी निकाय होगा। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य और एक सदस्य सचिव होंगे। ये आयोग अपने गठन की तारीखों से 18 माह के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। हरियाणा दिवस के अवसर पर प्रदेश में उत्सव का माहौल है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित रत्नावली महोत्सव में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर रत्नावली महोत्सव का शुभारंभ किया है। इस मौके पर पर्यटन और संस्कृति मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने रत्नावली टाइम पुस्तिका का विमोचन भी किया और उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया है। सीएम नायाब सिंह सैनी ने कहा कि रत्नावली उत्सव हरियाणा की गौरवशाली विरासत, माटी की महक और लोक जीवन की विराट झांकी है। ये मंच युवा पीढ़ी को अपनी परंपरागत जड़ों से जोड़ते हुए काम करता है। उन्होंने कहा कि इस मंच से निकलने वाले कलाकार न केवल प्रदेश बल्कि देश का नाम भी दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार के रत्नावली महोत्सव में करीब 3500 युवा भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, जिसकी नींव देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि शिक्षा और संस्कृति के बीच एक मजबूत सेतु तैयार किया जाए, ताकि युवाओं को अपने संस्कारों से जोड़ते हुए आधुनिक शिक्षा की दिशा में अग्रसर किया जा सके। कार्यक्रम के अंत में सीएम सैनी ने सभी प्रतिभागियों और आयोजकों को बधाई दी है और हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं दी गई हैं। चलिए इसी बीच आपको सीधे ले चलते हैं बिहार, जहां पर इंडिया ब्लॉक की जो है आज घोषणा पत्र को जारी कर दिया गया है। क्या कुछ खास घोषणा पत्र में, देखिए।
और आज खास दिन है हम सब लोगों के लिए। बिहार को हम लोगों को बनाने का काम करना है, केवल सरकार ही नहीं बनाना बल्कि बिहार को बनाना है। बिहार कैसे बनेगा, हमारा विजन क्या होगा, रोड मैप क्या होगा, ब्लूप्रिंट क्या होगा, हम लोगों ने हमेशा बिहार की जनता के सामने, आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखा है। और आज भी बेहद खुशी की बात है कि आज हम सब लोग महागठबंधन के सभी साथी मिलकर के साझा रूप से आप लोगों के समक्ष, बिहार के लोगों के समक्ष संकल्प पत्र जो है रखा है। यानी हम लोगों का प्रण है कि बिहार को नंबर 1 कैसे बनाएं। ये दलों और दिलों का संकल्प और प्रण है। एक एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है। अपने प्रण को प्राण झोंक करके भी हम लोगों को अगर पूरा करना पड़े तो अपने प्रण को हम लोग जो है पूरा करेंगे। आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि जब भी कोई बिहारी ठान लेता है तो उसको पूरा करता है। और हम सब लोग नौजवान हैं, नए सोच के हैं, बिहारी हैं और बिहार को अव्वल राज्यों में हम देखना चाहते हैं, विकसित बिहार देखना चाहते हैं। कुछ बाहरी शक्तियां जो हैं, बाहर के जो लोग हैं, बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, जो कि हम लोग हरगिज़ होने नहीं देंगे। मैं सहानुभूति रखता हूं अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति और सम्मान के साथ और बड़ी विनम्रता से मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने कोई शब्द नहीं कहा। क्या विजन होगा एनडीए का अगला 5 साल, क्या ब्लूप्रिंट होगा, अभी तक उन लोगों ने घोषणा पत्र भी जारी नहीं की है। आखिर क्या कारण है? उनके पास कोई प्लान नहीं है, यानी उनके पास विजन नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। Daily 24 भारत पर।